हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 13 जो है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसका पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले हमने इसी लेसन का पार्ट 1 का वीडियो आपके सामने डाला था, जिसमें भारतीय प्रशासन व्यवस्था की पूरी सारणी बताई थी और इसके अलावा विधेयक किस तरह से पारित होते हैं, लोकसभा के गठन की क्या प्रक्रिया है, राज्यसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है, लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रपति किस तरह से चुना जाता है और उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। इस वीडियो में हम इस बात को पूरा समझेंगे। तो भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं क्या हैं? तो पहली योग्यता वही है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए होती है, यानी वह भारत का नागरिक हो। सेकंड योग्यता है उसकी आयु 35 वर्ष या उससे ज़्यादा हो। 35 ईयर से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं होता। 35 के बाद ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जा सकता है। फिर वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ या राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी भी तरह कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य समझा जाएगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? तो संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ही अपना कार्य संचालन करता है। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करा सकेगा। संविधान संशोधन क्रमांक 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेगा और परामर्श मानना उसके लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ही कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, साधारण परिस्थितियों में अथवा शांतिकाल में शक्तियां, और दूसरा है असाधारण परिस्थितियों अथवा आपातकालीन शक्तियां। ये 2 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एक न एक बोर्ड में अवश्य आता है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या हैं और कब वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है? तो जब देश पर बाह्य आक्रमण हो, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। देश पर बाह्य आक्रमण यानी कोई हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण यदि कर देता है तो फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह यानी हमारे ही देश में यदि कोई गुटबाजी हो जाती या कोई विद्रोह अस्त्र शस्त्र के साथ कोई विद्रोह हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल देश में घोषित कर सकता है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, राज्यों में किसी भी तरह से संविधान के अनुसार यदि वहाँ का राज्य नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या वित्तीय संकट आने पर, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो इस साल हमारे यहाँ कोरोना महामारी की स्थिति चल रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को ये लग जाए कि वित्तीय संकट खड़ा हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और उसने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन वो कर सकता है। तो कैसे करेगा वो? मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति का डिसीजन स्वयं अपना नहीं होता, ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लेते हैं। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति इस तरह की कोई घोषणा करते हैं तो इस घोषणा की पुष्टि 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इसकी पुष्टि होना आवश्यक है कि यदि राष्ट्रपति ने इस तरह की कोई घोषणा की है तो उसकी आवश्यकता थी।
इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संघ सरकार ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है। तो जब यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो फिर संसद संपूर्ण भारत पर या उसके किसी भाग में विधि का निर्माण यानी कानून अपने हिसाब से कानून बनाकर उस कानून को लागू करवा सकती है। वैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि दोनों ही भारत में दोहरी न्याय प्रणाली है, दोनों विधि निर्माण अलग अलग तरह से होता है, यानी संघ सरकार अपना कानून बनाती है और राज्य सरकार अपना, और दोनों अपनी अपनी कार्य व्यवस्था में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यदि आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो फिर ऐसी अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है और संघ सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है। ये राष्ट्रपति की आपातकाल की पहली शक्ति थी। ये देश की बात हो रही है। अब सेकंड जो शक्ति है वो राज्य के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल के प्रतिवेदन से, प्रतिवेदन यानी आवेदन, लेकिन चूंकि राज्यपाल यदि किसी भी तरह का कोई आवेदन देता है तो उसको प्रतिवेदन कहा जाता है। राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। बच्चों, आपको ये लाइन हमेशा ही लिखना है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ही करेगा। तो यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से उस राज्य में, सिर्फ राज्य की बात हो रही है, देश यहाँ नहीं है। पिछले वाले जो हमने पॉइंट बताया है उसमें देश की बात हो रही थी, इसमें राज्य की बात हो रही है। तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी अधिसूचना पर 2 माह के भीतर, यहाँ पर भी बस वही का वही पॉइंट है, ऐसी अधिसूचना पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पुष्टि आवश्यक है। घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। या तो वह पूर्ण शासन अपने हाथ में ले सकता है या कुछ शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राज्यपाल को सौंप सकता है। ऐसी अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालयों की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो आपको समझ में आया कि राज्य का प्रशासन यदि चाहे तो राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंप सकता है, लेकिन इस अवधि में उच्च न्यायालय की शक्तियों का वह उपयोग नहीं करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियों का वह उपयोग कर सकता है। और राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंशिक शासन अपने हाथ में ले सकता है या संपूर्ण शासन भी अपने हाथ में ले सकता है। और यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो फिर विधि का निर्माण की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त हो जाएगी। राज्य किसी भी विषय पर कानून नहीं बनाएगा। जितने भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी, यानी केंद्र बनाएगा। तो 2 शक्तियां राष्ट्रपति की ये हो गई। तीसरी शक्ति ये है, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तो वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ये पता चल जाए कि अब देश में की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है और देश में वित्तीय संकट या आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में ऊपर की 2 स्थितियों में तो कई बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, हमारे देश में अभी तक किसी भी तरह का आर्थिक संकट के लिए आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने कभी भी नहीं की है। बाकी 2 स्थितियों में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, ऐसी स्थिति में भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें आप देख ही सकते हैं कि जब धारा 370 नहीं हटी थी जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो ज़्यादातर राष्ट्रपति शासन लगा ही रहता था।
लेकिन तीसरे नंबर के पॉइंट जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर कभी भी भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपने देखी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। शासन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, वह प्रमुख तो है, लेकिन उसकी सारी शक्तियों का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। वह बिना इनके सलाह से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यपालिका है, यहाँ पर नाम मात्र का है। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद विशेष महत्व का है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित करता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, तब वह स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर स्थिर सरकार प्रदान कर सके। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है जो बहुमत प्राप्त करके आती है जो भी सरकार। और यदि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला तो वह स्वविवेक से निर्णय लेता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त करके स्थिर सरकार बनाए, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, क्या शक्तियाँ हैं प्रधानमंत्री के पास? तो प्रधानमंत्री ऊपर आप देख ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, और सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक उसी के निर्देशन में तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण वही कराता है। अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य उसके निर्देशन में होते हैं। सेकंड है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हेतु जो सूची तैयार की जाती है, राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास ही है। वह मंत्रियों को कार्य का विभाजन भी करता है और आवश्यकतानुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप, प्रधानमंत्री जब मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन करता है तो वह उनके विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। यद्यपि विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों को सरकारी नीतियों के अनुसार संचालित करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है और वह संबंधित मंत्री को आवश्यक सुझाव, निर्देश, मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है मंत्रियों को हटाना। जब उसने पद दिया है तो उसके पास ये शक्ति भी है कि वह किसी भी मंत्री को हटा भी सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर रह सकते हैं। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने यानी हटाने को कह सकता है। ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, जब जब मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नियुक्ति संबंधी कार्य, भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने का अधिकार है, पर सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती हैं। कौन कौन सी नियुक्ति करता है? विदेशों में भारत के राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा ही की जाती है। ये इतनी नियुक्तियां हैं जिनको करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो ये जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आपस में परामर्श करते हैं और फिर इन पदों पर लोगों की नियुक्ति की जाती है। सरकार का अधिकृत प्रवक्ता,
प्रधानमंत्री देश एवं विदेश में सरकार का अधिकृत प्रवक्ता होता है। अधिकृत प्रवक्ता यानी उसको ये अधिकार होता है कि वह अपने तरफ से अपने देश के बारे में जो भी डिसीजन लेना चाहे वह ले सकता है। और आखिरी है, आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है और प्रायः आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टियां चुनाव मैदान में होती हैं उन्हें यह बताना पड़ता है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये पॉइंट यहाँ रखा गया है कि आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री के नाम से आम चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ थी। वह अध्यक्षता करता है, मंत्रियों को हटा सकता है, मंत्रियों को विभाग दे सकता है, नियुक्ति संबंधी कार्य कर सकता है, सरकार का अधिकृत प्रवक्ता है, आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ये सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास हैं और जो भी काम वह करता है वह भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से दोनों ही परामर्श करने के बाद हर तरह के निर्णय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में परामर्श करने के बाद लेते हैं। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद का अधिक शक्तिशाली भाग परंतु आकार में छोटा भाग मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद का अधिक शक्तिशाली यानी शक्ति ज़्यादा है लेकिन आकार में वह छोटा है, उसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य सभी मंत्री आते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो भी शासन चलता है उसकी जो शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री में निहित है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर कार्य करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। उसकी सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों मिलकर करते हैं। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। मंत्रियों का चुनाव, उनके मध्य विभागों का बंटवारा, उन्हें पद से हटाना प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। शासन की नीतियों के निर्णय में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मंत्रिपरिषद के सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड जो है विशेषता वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ संबंधित विभाग का ही मंत्री जवाबदार नहीं होता, अपितु संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यदि किसी मंत्री ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो भारत के लिए हानिकारक है तो केवल वह मंत्री ही जवाबदार नहीं होगा, अपितु संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी इसके लिए। क्योंकि मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा कार्य करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसा कोई भी मंत्री कार्य करता है यदि कि उसकी नीतियां गलत पड़ने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व आगे आता है। तो ये भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूब जाती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर यही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ संबंधित विभाग का मंत्री ही जवाबदार नहीं होता, अपितु संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है गोपनीयता। मंत्रिपरिषद की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहती है। कोई भी मंत्री इसे प्रकट नहीं कर सकता और मंत्री को अपने पद ग्रहण के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेना पड़ती है। ये मंत्रिपरिषद की तीसरी विशेषता है। अब मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, क्या काम करता है मंत्रिमंडल? नीति निर्धारित करना। कौन कौन सी नीतियाँ हैं? देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक आदि समस्याओं का हल करने के लिए मंत्रिपरिषद
समस्त पहलुओं पर विचार करके नीति निर्धारित करता है। जितनी भी नीतियां बनती हैं देश के हित में, वो सारी नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। दूसरा है नियुक्ति संबंधी कार्य। देश के भीतर एवं बाहर महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे राजदूत, राज्यपाल, विभिन्न आयोगों के सदस्य एवं अध्यक्ष, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। चौथी शक्ति है वित्त संबंधी कार्य। देश के आय व्यय पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। वित्त मंत्री बजट तैयार करता है और मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि बजट को लोकसभा की स्वीकृति नहीं मिलती तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यदि बजट को लोकसभा स्वीकृति नहीं देती, यदि वित्त मंत्री ने बजट तैयार किया लेकिन लोकसभा ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, तो जितना भी मंत्रिमंडल है वो अपना त्यागपत्र देगा। ये वित्त संबंधी उसकी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को परामर्श। मंत्रिपरिषद समय समय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ये तो मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। जो भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। तो ये मंत्रिमंडल की शक्तियाँ थीं। पहली है नीति निर्धारित करना, दूसरी है नियुक्ति संबंधी कार्य, तीसरा है वित्त संबंधी कार्य और चौथा है राष्ट्रपति को परामर्श। ठीक है, आप देख सकते हैं सामने मैंने जो इमेज लगाई हुई है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज क्यों दिखाई? क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में देश व राज्यों या इकाइयों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को न अपनाया जाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे दिए गए चार्ट द्वारा हम दर्शाएंगे। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की रक्षा करना भी है। यह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। तो भारत की न्याय व्यवस्था की सारणी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय के नीचे जिलों में अधीनस्थ न्यायालय। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है जिलों के अधीनस्थ न्यायालय को। पहला है दीवानी यानी सिविल, इसके बाद है फौजदारी यानी क्रिमिनल, और फिर है राजस्व न्यायालय। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? जिलों के अंतर्गत। अब दीवानी के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आएंगे? कौन कौन से न्यायाधीश काम करेंगे? जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अब व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, और इसके बाद जो है व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। ये दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश हैं। फौजदारी में कौन कौन से न्यायाधीश कार्य करते हैं? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अन्य न्यायिक दंडाधिकारी। राजस्व विभाग में या राजस्व न्यायालय में कौन कौन होगा? राजस्व बोर्ड, आयुक्त, कलेक्टर और इसके बाद तहसीलदार। ये राजस्व न्यायालय के में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये थी भारत की न्याय व्यवस्था। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है भारत का। यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय उसके अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसकी कि अभी हमने इमेज देखी। अब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रहते हैं और वह किस तरह कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है ये देखेंगे। न्यायाधीशों की संख्या। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तित कर सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कितने हैं? 31 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अब न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन नियुक्तियों के पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। जो एक मुख्य न्यायाधीश है
जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, वो अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो उस एक जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में न्यायाधीश बनूं तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं होना चाहिए? ये देखें, सबसे पहली योग्यता वही है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। उसने देश के किसी भी उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, यानी वकील रह चुका हो। अधिवक्ता यानी वकील, एडवोकेट इंग्लिश में कहा जाता है, अधिवक्ता रह चुका हो। और तीसरी जो योग्यता होना चाहिए वह है वह न्यायाधीश राष्ट्रपति की दृष्टि में उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता यानी कानून का जानने वाला, अत्यधिक कानून को, बहुत अच्छे कानून को जानने वाला अच्छे तरीके से। तो यदि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। आगे बात समझ में? 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में उसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, या 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो और भारत का नागरिक हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा उन पर महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या है? 65 ईयर। परंतु वे चाहें तो पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर नहीं काम कर पा रहे तो इसके पहले भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में अपने उपस्थित एवं मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी या अयोग्य घोषित करके राष्ट्रपति से उसे हटाने के लिए निवेदन करें तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता है। यदि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक ही सत्र में, सत्र बैठा हुआ है, चाहे ग्रीष्मकाल का हो चाहे शीतकाल का हो, यदि एक ही सत्र में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को यदि दुराचारी घोषित करके राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करते हैं तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता है। अगली जो योग्यता है वो क्या है? न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निश्चय कौन करता है? संसद अपने कानून द्वारा करती है। वेतन के भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, स्टाफ कार आदि सुविधाएं भी दी जाती हैं। उन्हें नियमानुसार पेंशन एवं ग्रेजुटी की भी सुविधा है। ठीक है, ये इतने वेतन एवं भत्ते उनको मिलते हैं। न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां। किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा माननीय न्यायाधीशों के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी न्यायाधीश के किसी भी तरह के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से। यदि वह ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति मिली हुई है कि वह उस व्यक्ति को सजा दे। अब उनके किसी भी निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से, यहाँ तक कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में आलोचना नहीं की जा सकती। उन्होंने जो भी निर्णय दे दिए हैं उन निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कहीं भी, यहाँ तक कि संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन में भी उनकी आलोचना नहीं हो सकती। ये न्यायाधीशों को ये शक्ति मिली हुई है कि कोई भी व्यक्ति ना
व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक रूप से उनके किसी भी निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। न्यायाधीशों द्वारा शपथ का लिया जाना। प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद ग्रहण के पूर्व संविधान द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है? उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। क्या प्रतिबंध लगाया है उन पर? सेवानिवृत्त होने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में या अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ये उन पर एक प्रतिबंध लगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और सभी व्यक्ति उसके नीचे ही काम कर रहे हैं। तो जब वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह किसी भी न्यायालय में कभी भी वकालत का काम नहीं कर सकता। ये न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। अब न्यायाधीशों की शक्तियां या योग्यताओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हम पढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो पहली शक्ति है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सी शक्ति है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सबसे उच्च न्यायालय बनाती है, सर्वोच्च बनाती है? तो ऐसे विवाद जो देश या अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ऐसे कौन से विवाद हैं जो देश के किसी भी न्यायालय में नहीं जाते, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं? वो कौन से विवाद हैं? वो है राज्यों के मध्य विवाद। यदि राज्यों के मध्य कोई विवाद चल रहा है तो वह किसी भी हाई कोर्ट में ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब उसमें कौन कौन रहेगा? संघीय सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। यदि एक पक्ष में संघ सरकार है और दूसरे सामने के पक्ष में एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे सारे विवाद कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है ऐसा विवाद जिसमें एक और संघ शासन व एक या एक से अधिक राज्य हों। कोई भी ऐसा विवाद जिसमें केंद्र सरकार का मत अलग है और राज्य सरकारों के मत अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में ये विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो ये विवाद भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। दूसरा है इसी के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत का ये था राज्यों के मध्य विवाद, और इसका खा है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। यदि संविधान ने हमें जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं, यदि उन अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये जो विवाद होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय इन पर समुचित कार्यवाही कर सकता है और ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। सेकंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी किस किस मामले में हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का बड़ा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अपील करना यानी किसी भी तरह का कोई प्रार्थना करना। उस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न अपील सुनने का अधिकार है। पहला है संवैधानिक अपील है, दूसरा है दीवानी अपील है, तीसरा फौजदारी अपील है और चौथा है विशेष अपील है। जैसे अभी हमने आपको बताया, संविधान ने हमें जो भी अधिकार दिए हैं, यदि उन अधिकारों का कोई भी हनन होता है तो ऐसी अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दीवानी अपील यानी सिविल केस कोई चल रहा है, बहुत बड़ी जमीन जायदाद किससे संबंधित कोई यदि विवाद है तो ऐसी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकती हैं। फौजदारी अपील है, किसी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, किसी को यदि फांसी की सज़ा हो जाती है तो ऐसी अपीलों को सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और विशेष अपील है, कुछ विशेष मामलों में, जैसे बहुत बड़ा कोई आपके साथ किसी भी तरह का कोई चिट फंड कंपनी ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया है, या आप चाहते हैं कि ये जो हमारा विवाद है इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, तो ऐसी विशेष अपीलों से संबंधित विवाद भी आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं और इनको सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।
संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। जब भी राष्ट्रपति कभी भी संविधान के या किसी भी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से यदि चाहता है कि वो परामर्श ले, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनरावलोकन यानी दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय को संसद एवं विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों एवं प्रशासकीय निर्देशों की वैधता को जांचने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों या नियमों की वैधता की जांच करता है कि ये नियम या विधियां संविधान के अनुसार हैं या नहीं। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। यदि संसद ने जो भी निर्देश दिए हैं या विधि का निर्माण किया है तो उस विधि या नियमों की वैधता की जांच करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख को इंग्लिश में कहेंगे रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। उसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं तथा इन्हें अभिलेख के रूप में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख इन निर्णयों को नज़ीर यानी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इन नज़ीरों को मानते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जितने भी निर्णय सुनाता है उन सभी निर्णयों को नष्ट नहीं किया जाता, उन किसी भी निर्णय को नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि रिकॉर्ड के रूप में इनको रखा जाता है और समय समय पर इनको प्रकाशित भी किया जाता है। और इसके नीचे जो कोर्ट हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो चाहे वह जिला कोर्ट हो, वो सारे न्यायालय इन जो नज़ीर हैं, जो इनके निर्णय हैं, उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके अपने निर्णय सुनाते हैं और मानते भी हैं। तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का भी कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अभिलेख यानी होता है निर्णय, किसी भी तरह का रिकॉर्ड रखना। तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं उनको नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि इनको एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और इसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वह इन निर्णयों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन नज़ीरों को मानते हैं। ठीक है। और लास्ट का जो कार्य है वो है अन्य कार्य। अन्य कौन कौन से कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय इन सबके अधिकारों के अलावा भी निम्न कार्य करता है। क्या? अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जितने भी अभी मैंने आपको सारणी में दिखाए थे वो सारे न्यायालयों की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, उन्हें पदोन्नति तथा पदच्युत करना। जितने भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। उनका वह प्रमोशन भी कर सकता है और डिमोशन भी कर सकता है और पद से हटा भी सकता है। उन्हें पदोन्नति भी दे सकता है और पदच्युत भी कर सकता है, यानी उनको ऊपर भी भेज सकता है, उनके पद से ऊपर भी कार्य करा सकता है, और पदच्युत यानी उन्हें उस पद से हटा भी सकता है। फिर जो अन्य कार्य का जो आखिरी कार्य है वो क्या है? वो है न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि न्यायालय के जो भी निर्णय आते हैं उनका कभी भी कोई भी व्यक्ति उनकी अवमानना नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस व्यक्ति को दंडित कर सके। ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ थीं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो बच्चों ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पूरी जानकारी। ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये जबलपुर हाई कोर्ट की है। ठीक है। ये हाई कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो ये राज्य के शासन के अंतर्गत आएगा हाई कोर्ट। ठीक है।
तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक कार्य करती हैं। विधानमंडल, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा विधानमंडलों को मिलाकर बनेगा। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है तथा कुछ राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में विधानमंडल के 2 सदन और मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल के प्रथम सदन को विधानसभा तथा द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं। ये राज्य में होगी। विधानसभा और विधानमंडल कहाँ होगा? राज्य में। और केंद्र में क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब विधानसभा का गठन कैसे होगा? किसी भी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य होते हैं, परंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश इसके अपवाद हैं, जिनके विधानमंडलों की संख्या 60 से कम है। तो अधिक से अधिक 500 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 60। लेकिन ये जो 4 राज्य मैंने अभी आपको बताए, सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश, इनमें 60 से कम की संख्या है, लेकिन फिर भी वह विधानसभा चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन तथा स्थान आरक्षण। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। यदि विधान परिषद का हो रहा है तो गुप्त होगा, और यदि विधानसभा का हो रहा है तो वयस्क यानी प्रत्यक्ष होगा। अब प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो ये मैं बता चुकी हूँ। जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, लिंग का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, और उसे वोट डालने का अधिकार है और उसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के समय जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। अब मतदाताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए? यदि हम मतदाता बनने जा रहे हैं तो सबसे पहली योग्यता वही है कि मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उस प्रदेश का निवासी होना चाहिए उसे, तथा उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मतदान के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। जो सक्षम न्यायालय है उसने ऐसा ना हो कि उसे मतदान के लिए अयोग्य, कोई पागल है, कोई दिवालिया है ना, ऐसा व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। प्रत्याशियों की योग्यता, जो प्रत्याशी हैं जिनको हम अपना मत देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए? तो उनके लिए योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यदि वह विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होना चाहिए। संघ या प्रांत में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को वह पूरा करता हो। कार्यकाल कितने दिन का होता है विधानसभा का? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ये बात हमने और कहाँ पढ़ी थी? ये लाइन हमने पढ़ी थी जब हमने लोकसभा पढ़ा था। तो लोकसभा में क्या था? यहाँ पर यदि राज्यपाल है तो केंद्र में कौन होगा? राष्ट्रपति। और यहाँ पर यदि मुख्यमंत्री हम पढ़ रहे हैं राज्य में, तो केंद्र में होगा प्रधानमंत्री। तो यदि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सलाह कर लेते हैं तो लोकसभा भी बीच में भंग हो सकती है, विधानसभा की तरह ही। और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, तो केंद्र में कौन सा सदन स्थायी है? राज्यसभा। यह कभी भंग नहीं होती। विधानसभा के अधिकार क्या हैं? विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त हैं। जो काम लोकसभा कर रही है केंद्र में, वही कार्य राज्य में विधानसभा कर रही है। वही शक्तियां
राज्य में विधानसभा के पास हैं। ठीक है, विधानसभा की शक्तियां वही हैं जो लोकसभा के पास केंद्र में हैं। विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका संबंधी कार्य करती है, वित्तीय कार्य है, अन्य कार्य है। ठीक है, ये विधानसभा की शक्तियां हैं। इस तरह से ये विधानसभा कंप्लीट हुई और इसके बाद आया राज्यपाल। अब हमने अभी अभी राष्ट्रपति को पढ़ा, अब हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। फिर से यह शब्द आ गया, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करते। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालते हैं। ये बहुत विशेष लाइन है। यदि राज्यपाल अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह संघ या राज्य में किसी भी लाभ के पद पर ना हो और वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए उसे। यदि वो संसद का सदस्य, संसद यानी केंद्र की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा, तो यदि वह वहाँ का सदस्य है तो वह फिर राज्यपाल पद के लिए योग्य नहीं है, तो उसे वहाँ का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अवधि से पूर्व हटा सकता है। राज्यपालों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। उसके पदीय कार्यों के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। उस राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी होंगी, विश्वविद्यालय होंगे, उन सबके कुलाधिपति जो है वो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कार्य हुए। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, तो जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं वही शक्तियां राज्य में राज्यपाल के पास हैं। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति और विधायी शक्ति। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था। हमारे भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है? तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी होती है? तो सबसे ऊपर पंचायती राज में सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, फिर होती है जनपद पंचायत और सबसे छोटी जो इकाई है वो है ग्राम पंचायत की। अब ये क्या कार्य करती हैं? तो प्रदेश में ग्रामों में साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, रोशनी, पीने का पानी आदि सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। यदि गांव छोटे हैं तो वहां 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांवों का प्रबंध स्वयं करते हैं। गांव के लिए यह व्यवस्था पंचायत राज व्यवस्था के नाम से विख्यात है। और जो बापू महात्मा गांधी जो थे वो पंचायती राज व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। उनका कहना था कि जब तक भारत के गांवों में जीवन का आधार लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। ठीक है, देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय शासन की स्थापना उन राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार की गई है। इस कारण सभी राज्यों के स्थानीय शासन समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा निम्न प्रकार का है। किस तरह से? ग्रामों के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकास खंड के लिए जनपद पंचायत और प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत। इस प्रकार पंचायतों के 3 स्तर हैं। तो इस लेसन में हमने केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पूरी स्टडी की है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जिला पंचायत की बिल्डिंग का चित्र दिख रहा है आपको, ये जनपद पंचायत और इसके बाद ये ग्राम पंचायत का चित्र। ठीक है, अब जनपद पंचायत के कार्य क्या होते हैं? तो प्रत्येक जनपद पंचायत अपने अपने ब्लॉक खंड में एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग,
युवा एवं बाल कल्याण, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करती है। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करती है। सामाजिक मेले, तीज त्योहार आदि के आयोजनों की व्यवस्था भी जनपद पंचायत करती है। ठीक है। जिला पंचायत ये सबसे शीर्ष इकाई है ग्रामीण स्थानीय शासन की। ठीक है। और इस तरह से यह जिला स्तर का एक ऐसा स्थानीय निकाय है जो जिले की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षीय भूमिका का निर्वाह करती है, यानी देख रेख करती है। ये कौन कौन सी विकास योजनाएं उस क्षेत्र में चल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा यथासंभव 50,000 जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। जिला पंचायतों के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 हो सकती है और जिला पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहते हैं। जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब जिला पंचायत का गठन कैसे होता है? तो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत में आते हैं प्रतिनिधि बनकर। जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी तथा विकास बैंक का अध्यक्ष इसका प्रतिनिधि होता है। लोकसभा सदस्य जो उस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी जिला पंचायत का प्रतिनिधि होता है। प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य यदि उनका नाम उस जिले की किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो, ऐसा व्यक्ति भी जिला पंचायत का प्रतिनिधि होता है। और उस जिले से निर्वाचित सभी विधानसभा सदस्य, जितने भी विधानसभा के सदस्य उस जिले से निर्वाचित होकर पहुंच रहे हैं विधानसभा में, वो सभी जिला पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। जिला पंचायत के कार्य क्या हैं? तो जिला पंचायत का पहला कार्य है जिले की जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, उनके मध्य समन्वय करना और उनका मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना, विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद पंचायत द्वारा दी गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना, जिले की ऐसी योजनाओं को जो 2 से अधिक जनपद पंचायत में हों उनका निष्पादन करना, विकास संबंधी कार्य कौन कौन से हैं? सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, बाल कल्याण और खेलकूद के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य करना, ये जिला पंचायत के कार्य हैं। इसके बाद बच्चों कुछ स्थानीय संस्थाओं के भी कार्य हैं। स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये तीनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्या क्या कार्य करती हैं? सड़क, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश की व्यवस्था करना, नगर की साफ सफाई करना, कांजी हाउस यानी जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, यानी जानवरों की जेल, कांजी हाउस खोलना, जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं ना उनको उधर ले जाके बंद करना, तो ये इसकी व्यवस्था भी स्थानीय संस्थाएं करती हैं। कांजी हाउस खोलना और उनका प्रबंध करना, जन्म मृत्यु बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का पंजीयन करना, पानी की व्यवस्था करना, मकान, सड़क आदि की व्यवस्था, अग्निशामक यंत्र आदि से आग लगने पर सहायता करना, जनता के मनोरंजन हेतु मेलों आदि का आयोजन करना, ये सारे कार्य स्थानीय संस्थाओं के हैं। और इस तरह से स्थानीय शहरी निकाय नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है, वह नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये लेसन पूरा हुआ। इसके बाद इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत जल्दी मैं आपको डालूंगी। और तब तक आप इस लेसन की पूरी तैयारी करते रहें। ठीक है,
भगवान। चौवन मिनट का भैया, 1 घंटे का हो गया। हाँ चाहिए, आ जाइए। हाँ हाँ, ये इस पर कर दिया मैंने, लेकिन सही किया कि नहीं, किया हुआ कि नहीं।